आप लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज मिले। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो मेरे 2 क्वेश्चंस थे उनके जवाब भेजे हैं, और जिन लोगों के जवाब सही थे मैंने उन्हें कांग्रेचुलेट किया है, और जिन लोगों के जवाब गलत थे मैंने उनको लिंक्स भेजे हैं वीडियो के। तो होप आप सब ने लिंक वो देखे होंगे। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ काफ़ी कुछ बातें डिस्कस करूंगा, राइट। तो आइए सबसे पहले आज का एजेंडा हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि आज के इस सेशन में मैं आपके साथ क्या क्या बातें डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हम कुछ सेक्शंस को टच करेंगे। वो सेक्शन कौन कौन से होंगे, आइए ज़रा एक बारी लिस्ट बना लेते हैं उनकी। शाबाश। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 179 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के ये सभी सेक्शंस होंगे। सेक्शन 209 and section 2 subsection 34, section 2 subsection 34 and section 2 subsection 10, ये सभी सेक्शंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं आपके साथ आज के इस सेशन से हम डायरेक्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन हम डायरेक्टर्स से पहले पहुंचे, डायरेक्टर के पास पहुंचे तो हेलो, माइक टेस्ट, यस। इससे पहले हम डायरेक्टर्स के चैप्टर को डिस्कस करें, आइए एक बारी हम की मैनेजरल पर्सनल के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इसके लिए सेक्शन 203 हम डिस्कस करेंगे। शाबाश। की मैनेजरियल पर्सनल, सेक्शन 203। तो की मैनेजरियल पर्सनल की डेफिनेशन, की मैनेजरियल पर्सनल के अपॉइंटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। की मैनेजरियल पर्सनल, सेक्शन 203 of the act, read with rule 8 of the company's appointment and remuneration of managerial personnel rules 2014 के 14 का ये रूल 8 है, इसके साथ पढ़ेंगे। तो 203 रीड विद रूल 8, ठीक है। एवरी लिस्टेड कंपनी, तो किस कंपनी की बात हो रही है? एवरी लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। आई होप आप में से स्टूडेंट्स जानते होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी। एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग ए पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ रुपीज और मोर shall have the whole time की मैनेजरियल पर्सनल। शाबाश बेटा। यानी किस किस कंपनी के लिए मैंडेटरी है, की मैनेजरियल पर्सनल किस किस कंपनी के लिए मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप दो पार्ट में हम इसे सीखेंगे, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में होती है, तो
उसे बोला जाता है लिस्टेड पब्लिक कंपनी। और दूसरी तरह की पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड, ठीक है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसे बोला जाता है अनलिस्टेड कंपनी, राइट। अब ये अनलिस्टेड कंपनी भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, शाबाश, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड, राइट। Having paid up share capital, having paid up share capital rupees 10 crore or more, right? Having paid up share capital of rupee less than rupees 10 crore, right? तो KMP की रिक्वायरमेंट, की मैनेजरियल पर्सनल की रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो आप ध्यान से नोट कर लेंगे बेटा। यहाँ KMP की रिक्वायरमेंट है और यहाँ KMP की रिक्वायरमेंट है, राइट, और इधर KMP की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो किस किस कंपनी में की मैनेजरियल पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, आप ध्यान से मेरी बात को समझ लेंगे, शाबाश। सेक्शन 203 को मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान से नोट कर लीजिए बेटा। तो सेक्शन 203 की बात करेंगे ऑफ द एक्ट, रीड विद रूल 8 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, रूल 2014 provides that every listed company and every other public company having a paid up share capital of 10 crore rupees or more shall have whole time key managerial personnel। अब whole time का मतलब ये है कि शाबाश, उस पर एम्प्लॉयमेंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल की रिक्वायरमेंट है। आप इस पॉइंट को, अब सेक्शन 203 को आप नोट भी कर लेंगे बेटा, और जहां मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं आप ध्यान से इसे देखेंगे, ठीक है। आप इसे पॉज करके नोट कर लेंगे ताकि आपका टाइम, मेरा टाइम बचे। तो मैं आपकी इंतजार नहीं करता, यहाँ पे आप नोट करेंगे इससे पहले कि, तो कंप्राइजिंग ऑफ KMP क्या क्या होते हैं बेटा। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर को हम की मैनेजरियल पर्सनल की कैटेगरी में रखते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर एंड इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर एंड इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर, इन्हें हम की मैनेजरियल पर्सनल की रिक्वायरमेंट में रखते हैं। थर्ड है कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO। तो ये क्या है बेटा, these are the examples of key managerial personnel। इन लोगों को हम KMP मानेंगे। तो सेक्शन 203 की ये प्राइमरी इंटरप्रिटेशन हम करें, रूल 8 के साथ हमने ये पढ़ना है। Thus प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन रुपीज 10 करोड़ 10 करोड़ रुपीज, लेस देन 10 करोड़ रुपीज बीन एग्जम्प्टेड, राइट, शाबाश। तो आप नोट कर लेंगे। तो कुछ कंपनीज एग्जम्प्टेड हैं, यानी इन्हें KMP अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए लॉ यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, मैंडेटरी नहीं है। तो जब हम कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ने के लिए आए हैं,
तो कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013 हम पढ़ाई कर रहे हैं दोनों एक्ट्स के साथ में। तो ध्यान देना है बेटा, कंपनीज एक्ट किस तरह की कंपनी के लिए, कंपनीज एक्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, ये बात आपने अच्छे से नोट करनी है। शाबाश बेटा। एज सच मैं आपको बता दूं, आपके कई लोगों ने मेरा जो सवाल था हाउ डज अ कंपनी फंक्शन, तो कई लोगों ने उसका ठीक जवाब भेजा है। एक बहुत अच्छा और सही जवाब मुंबई से आया है मुझे, तो उसके उस जवाब को मैं आप लोगों के साथ, स्टूडेंट के जवाब को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए, मैं स्टूडेंट ने क्या सुंदर जवाब भेजा है, आइए उस स्टूडेंट के जो आंसर था उसे मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हाउ डज कंपनी फंक्शन, कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, एक्चुअली इसके बारे में आपको मुझे बताना था। ठीक है, तो कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, राइट। तो आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनीज एक्ट में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। कंपनीज एक्ट में डिसीजन मेकिंग 3 लेवल पर होगी, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीजन होंगे, जो बड़े डिसीजंस होंगे, वो शेयर होल्डर्स की परमिशन से होंगे। तो पावर सेंटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनीज कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इन द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 3 पावर सेंटर्स, यानी पावर सेंटर्स मींस डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स। ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स आप इन्हें कह सकते हैं कि कंपनीज एक्ट ने, और जो कंपनीज एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स बनाए गए हैं, उन लोगों ने 3 पावर सेंटर को रिकॉग्नाइज किया गया है। शेयर होल्डर्स नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। और नंबर थर्ड, देखो शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे, साल में एक बारी एक मीटिंग जरूर करेंगे। शाबाश, और मीटिंग भी कर सकते हैं, साथ में और मीटिंग, एक्स्ट्रा मीटिंग भी कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स अगर और मीटिंग करेंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम बोलेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर शेयर होल्डर के पास कोई पावर नहीं है, यानी अकेले शेयर होल्डर के पास, इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास एज सच मच पावर नहीं है। ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के पास है, यानी एज अ टीम वो काम कर सकते हैं कंपनी के लिए। लेकिन कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट शेयर होल्डर कहे कि इंटरफेयर करने की कोशिश करे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस लॉ ने स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर को राइट दिया है, तो उसकी बात तो हम नहीं कर रहे। जहां लॉ ने एक्सप्रेसली इंडिविजुअल शेयर होल्डर को राइट नहीं दिया है, वहां पर शेयर होल्डर कंपनी के लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। हाँ, लॉ ने एक्सप्रेसली कह रखा है कि शेयर होल्डर यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है बिजनेस में, एक्सप्रेस प्रोविजन है लॉ का, तो शेयर होल्डर कुछ इंटरफेयर कर पाएगा, अदरवाइज शेयर होल्डर इंडिविजुअल लेवल पर इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, 4 बोर्ड मीटिंग्स मैंडेटरी हैं, ठीक है, मोर बोर्ड मीटिंग्स पॉसिबल हैं। ठीक है बेटा, अगर जरूरत है तो ज्यादा बोर्ड मीटिंग भी कंपनी हो सकती है कंपनी के अंदर। और थर्ड जो पावर सेंटर है वो है केएमपी, की मैनेजरियल पर्सनल। अब ये कॉर्पोरेट जो हम बनाते हैं बच्चों, कॉर्पोरेट हम बनाएंगे, ये जो केएमपी है ये डेली बेसिस पे काम करेंगे बेटा, डेली बेसिस पे ये एम्प्लॉइज माने जाएंगे, राइट, ये एम्प्लॉइज माने जाएंगे, डेली बेसिस पे काम करेंगे। अब कॉर्पोरेट को आप क्यों बनाते हैं, ये बात यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। कॉर्पोरेट हम बनाते हैं, ठीक है, ये बहुत ही शाबाश समझने वाली बात है। कॉर्पोरेट को हम बनाएंगे बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस में
बिजनेस का मतलब क्या होता है? बीइंग बिजी इन अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, बीइंग बिजी इन अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है कि शेयर होल्डर्स के पास कुछ डिसीजन है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही तो वो लोग हैं जिनका पैसा दांव पे लगा हुआ है। इसलिए कुछ डिसीजन कंपनी लॉ ने इनके लेवल पर रखे हैं कि शेयर होल्डर्स से पूछ के आपने काम करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, उनके लिए दिशा निर्देशन करते हैं। तो इसलिए 4 बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल रास्ते में है ना, एनुअल मतलब वार्षिक, और 4 बोर्ड मीटिंग्स मतलब क्या, साल में एक क्वार्टर में एक मीटिंग, और डेली बेसिस पर। तो एक्चुअली डेली बेसिस पर बिजनेस कौन संभाल रहे हैं? KMPs। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम KMP की अपॉइंटमेंट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लें आज के इस सेशन में। शाबाश। तो इसीलिए सबसे पहले हमने KMP शुरू किया है। तो हाउ डज अ कंपनी फंक्शन? हाँ, यहाँ पर ये बताना चाहूंगा बेटा, एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं ला के, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की या अथॉरिटीज की परमिशन आपको लेनी होगी, सेबी की परमिशन लेनी होगी कई जगह पर, स्टॉक एक्सचेंज की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई जगह परमिशन आपको लेनी होगी। वो पर्टिकुलर सेक्शंस जब आएंगे तो हम डिटेल में सेक्शन वाइज आपसे वो डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटी बात तो ये है कि कंपनी जब अपने डिसीजन लेगी तो डिसीजन कंपनी के डिसीजन कौन कौन लोग ले सकते हैं? शेयर होल्डर्स ले सकते हैं, डायरेक्टर्स ले सकते हैं, और KMP ले सकते हैं। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि KMP की अपॉइंटमेंट करना किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी होगा और किन कंपनीज के लिए ये ऑप्शनल होगा। तो हमने सेक्शन 203 रीड विद रूल 8 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड, बेटा रूल का मेंशन जरूर करना है। आप सेक्शन और रूल का मेंशन करेंगे तो आपके आंसर को ग्रेस मिलेगी, राइट। तो सेक्शन 203 ऑफ द एक्ट रीड विद रूल 8 ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल personnel rules 2014 provides that every listed company and every other public company having a paid up share capital of 10 crore rupees or more shall have whole time director, whole time key managerial personnel comprising of, अब की मैनेजर पर्सनल में क्या क्या लोग हो सकते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट, और मैनेजर एंड इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, राइट। तो KMP कौन कौन लोग होंगे आपने ये देखा बेटा, शाबाश। आइए फर्दर इस कंसेप्ट को फर्दर आगे हम लेके जाते हैं। An individual shall not be appointed or reappointed as the chairperson of the company as well as managing director or CEO of the company at the same time unless the articles provide otherwise। तो यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कुछ पावर दी गई है बेटा, और आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सारे बच्चे पढ़कर आए होंगे बेटा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट करने का मेरा राइट है कि आप लोग जरूर जानते होंगे ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं बेटा, इन्हें हम डिफरेंट कैटेगरी में बांट देंगे। एक रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एक रूल्स जो कंपनी ने अपने लिए खुद बनाए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उसमें एक्ट और रूल्स मेड अंडर द एक्ट, रूल्स मेड फॉर द एक्ट, ये सब बातें इसके अंदर आ जाती हैं। और कंपनी जो अपने लिए रूल्स खुद बनाती है, आप इन्हें दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, MOA AOA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़कर हमें यह समझ में आता है कि कंपनी क्या है और ये क्या कर सकती है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें व्हाट का जवाब कंपनी क्या है, अगर हमें व्हाट का जवाब चाहिए कंपनी क्या है क्या कर सकती है, तो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना होता है। और कंपनी कैसे वो काम करेगी, हाउ
कंपनी, हाउ का जवाब हमें कौन देगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी एमओए और एओ का रिलेशनशिप बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं आपके लेवल पर आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि एमओए और एओ के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज आपके पास है। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट ये कहता है कि नहीं सर मुझे तो एमओए और एओए के लेक्चर्स चाहिए, तो मैं आपको स्पेसिफिकली वो प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूं। आपको एमओए और एओ के लेक्चर्स मिल जाएंगे ऑन रिक्वेस्ट। तो an individual shall not be appointed or reappointed as the chairperson of the company as well as the managing director or CEO of the company at the same time unless articles provide otherwise। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये अपॉइंटमेंट के लिए परमिशन देती हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज एक इंडिविजुअल एक ही समय में, ठीक है, shall not be appointed or reappointed as the chairperson of the company as well as managing director or CEO। तो एक ही समय में चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ एक पर्सन नहीं हो सकता एक ही समय में। अगर आर्टिकल्स इसकी इजाजत दें, प्रोवाइड करें, अदरवाइज बताएं, तो ये अपॉइंटमेंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होगी। तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें ये लिखा होता है कि कंपनी अपने अफेयर्स को मैनेज कैसे करेगी। एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के बाद थोड़ी सी ऑटोनॉमी, थोड़ी सी स्वतंत्रता कह सकते हैं, आज़ादी कह सकते हैं, दी जाती है कंपनी चलाने वालों को कि वो अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। उन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हाउएवर such class of companies engaged in multiple business and which has appointed one or more CEOs for each such business as may be notified by the central government are exempt from the aforesaid provision। अगर कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस हैं और हर बिजनेसेस के लिए अलग अलग सीईओ एक अपॉइंटेड है, तो वहां पर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। शाबाश बेटा, ये वहां पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए, शाबाश बेटा। फर्दर हम पढ़ रहे हैं 203 रीड विद रूल 8। इन दोनों के प्रोविजंस को मिलाकर हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को मिलाकर हम पढ़ रहे हैं। आई होप आपको समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही 9818050252। आई रिपीट 9818050252 पे आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको अपना बताया 9818050252। If the office of any whole-time key managerial personnel is vacated, यहाँ पे हम वैकेंसी की बात करेंगे। शाबाश। तो फर्स्ट पैराग्राफ, इफ द ऑफिस ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल इज वैकेटेड, यानी ऑफिस वैकेट हो चुका हो वैकेंसी के केस में, the resulting vacancy shall be filled by the board at the meeting of the board within period of 6 months from the date of such vacancy। तो वैकेंसी हुई, ठीक है, केएमपी के अंदर, की मैनेजरियल पर्सनल के अंदर कोई भी वैकेंसी होगी तो उस वैकेंसी को 6 मंथ्स के अंदर फिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है डेट ऑफ वैकेंसी। ठीक है, डेट ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी जब हुई, ठीक है, तो वैकेंसी के 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स फ्रॉम वैकेंसी, तो वैकेंसी जब होगी तो दैट मच टाइम पीरियड इज अवेलेबल फॉर वैकेंसी। शाबाश, दैट मच टाइम पीरियड इज अवेलेबल फॉर वैकेंसी। If a company contravenes the provisions relating to appointment of full-time key managerial personnel, the company shall be punishable with fine, and every director and key managerial personnel of the company who is in default shall also be punishable with fine। शाबाश, इस चीज को आप समझ लीजिए। अगर ये देखो पैनल प्रोविजन भी बनाए गए हैं इसके लिए। इफ द कंपनी कंट्रावेंस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल, द कंपनी शैल बी पुनिशेबल, यानी कंपनी के ऊपर भी अगर डिफॉल्ट होगा, ठीक है बेटा, अगर आप 203 और रूल 8 में डिफॉल्ट करेंगे तो डिफॉल्ट के केस में कंपनी पर भी फाइन लगेगा और जो केएमपी होगा, की मैनेजरियल पर्सनल होगा, उसके ऊपर भी फाइन लगेगा।
आप ध्यान से इस बात को, इस पैराग्राफ को नोट कर लेंगे। इफ अ कंपनी कंट्रावेंस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल, द कंपनी शैल बी पनिशेबल with fine, and every director and key managerial personnel of the company who is in default shall also be punishable with fine. तो हर डायरेक्टर, every director and key managerial personnel of the company who is in default shall also be punishable with fine. तो फाइन का प्रोविजन है, तो आपने 203 और रूल 8 में डिफॉल्ट नहीं करना है। फर्दर हम इस प्रोविजन को पढ़ेंगे बेटा। फर्दर प्रोसीजर टू अपॉइंट की मैनेजरियल पर्सनल, की मैनेजरियल पर्सनल को अपॉइंट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। आइए सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, हमें बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो आइए ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर टू अपॉइंट की मैनेजरियल पर्सनल। हमने सबने देखा कि की मैनेजरियल पर्सनल में कौन कौन लोग आते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करना किन किन कंपनीज के लिए जरूरी है, ठीक है। और उनका अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो कंपनी के ऊपर अलग से फाइन लगेगा और की मैनेजरियल पर्सनल के ऊपर फाइन अलग से लगेगा। तो प्रोसीजर की बात हम करेंगे। अगर कंपनी के ऊपर KMP अपॉइंट करना मैंडेटरी हो गया है तो कंपनी किन बातों को फॉलो करेगी की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है होल्ड द बोर्ड मीटिंग इन consideration with appointment of key managerial personnel and pass the board resolution containing the terms and conditions of the appointment. तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है, यानी बोर्ड मीटिंग आप कन्वेन करेंगे। और बोर्ड मीटिंग कन्वेन करेंगे, बोर्ड मीटिंग में का मकसद क्या होगा, मेन उसका कंसिडरेशन क्या होगा बोर्ड मीटिंग कन्वेन करने का, कि अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, आप की मैनेजरियल पर्सन की अपॉइंटमेंट वहां पर करना चाहते हैं। एंड पास द बोर्ड रेजोल्यूशन। पहले आप समझ लीजिए, पहले इन सभी पॉइंट्स को बच्चों समझ लीजिए। आप इन पॉइंट्स को समझने के बाद पॉज करके फिर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इन 6 पॉइंट्स को एक बारी मुझसे समझ लीजिए, साथ साथ नोट करेंगे तो कोई बात आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए बेटा पहले समझ लीजिए फिर पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। होल्ड द बोर्ड मीटिंग इन कंसिडरेशन विद अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन एंड पास द बोर्ड रेजोल्यूशन कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट। तो पहले आपने बोर्ड रेजोल्यूशन करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन में आप पहले नोटिस भेजेंगे, तो नोटिस में जो एजेंडा होगा उस एजेंडे में आप एक्सप्रेसली ये लिखेंगे कि ये जो बोर्ड मीटिंग है ये बात जरूरी है, ये बात जरूरी है। अगर नोटिस के अंदर आपने ये नहीं लिखा कि आप जो बोर्ड मीटिंग में, जिस बोर्ड मीटिंग में आने का आपको नोटिस मिला है और इस मीटिंग के अंदर हम KMP की अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, की मैनेजरियल पर्सन की अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, तो वो नोटिस इनवैलिड माना जाएगा। नोटिस इनवैलिड है तो मीटिंग भी इनवैलिड होगी, और मीटिंग अगर इनवैलिड है तो अपॉइंटमेंट भी इनवैलिड होगी। तो आप ध्यान देना बेटा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो की मैनेजरियल पर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए जो बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, उस बोर्ड मीटिंग में जो नोटिस भेजा जाएगा उस नोटिस में ये एक्सप्रेसली यानी स्पष्ट तरीके से बता दिया जाएगा भाई कि इस हम बोर्ड मीटिंग में KMP की अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया अगर KMP की अपॉइंटमेंट की जा रही है और एक्सप्रेसली ये नहीं बताया तो फॉर द पर्पस ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल वो मीटिंग, वो नोटिस इनवैलिड माना जाएगा। नोटिस इनवैलिड है तो मीटिंग इनवैलिड मानी जाएगी। और फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ KMP वो नोटिस इनवैलिड है। फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ KMP वो मीटिंग इनवैलिड है। फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ KMP वो मीटिंग इनवैलिड है तो अपॉइंटमेंट भी इनवैलिड है, ठीक है बेटा। और उसके बाद मीटिंग आपने कंडक्ट करनी है, कन्वेन करनी है। मीटिंग कन्वेन करने के में आपने क्या करना है, रेजोल्यूशन पास द बोर्ड रेजोल्यूशन कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट। रेजोल्यूशन पास करने का मतलब क्या है कि डायरेक्टर्स एक टीम है, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन, कि रेजोल्यूशन पास करना है, राइट। रेजोल्यूशन मीन्स, देखो हिंदी में बता देता हूँ पहले।
आप एकदम से समझ जाएंगे हिंदी में बताते ही। प्रस्ताव पारित करना, यानी प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, रेजोल्यूशन मीन्स कोई प्रस्ताव पारित करना। प्रस्ताव पारित कैसे किया जाएगा? ठीक है, रेजोल्यूशन मीन्स, है ना बेटा, डिसीजन, डिसीजन बाय रूल ऑफ मेजोरिटी। डिसीजन बाय रूल ऑफ मेजोरिटी। डिसीजन बाय रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब क्या है कि मेजोरिटी इन अ ग्रुप, अगर कोई ग्रुप है, यानी ग्रुप में, राइट, ग्रुप में कोई डिसीजन लेना है और वो डिसीजन हम रूल ऑफ मेजोरिटी से लेना चाहते हैं, तो उस रूल ऑफ मेजोरिटी से जो लिया डिसीजन है तो उसे क्या बोलेंगे? हम रिजोल्यूशन पास किया है, यानी प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका एक फॉर्मूला है, आइए उस फॉर्मूले को भी हम डिस्कस कर लेंगे बेटा। राइट, तो फॉर्मूला, अगर यहाँ हम बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं, राइट, इस फॉर्मूले को, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ, अगर ये फॉर्मूला, अगर ये ग्रुप, वैसे तो ग्रुप कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप को हम मानते हैं क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर ये ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, राइट, तो फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड मीटिंग, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप ध्यान से मेरी बात को समझ लेंगे, आप ध्यान से मेरी बात को समझ लेंगे। शाबाश बेटा, आप ध्यान से मेरी बात को समझ लेंगे। मैं इस फॉर्मूले को डिस्कस करने लगा हूं आप लोगों के साथ। शाबाश। और आने वाले सेशंस में मैं बोर्ड मीटिंग के जो कंपनीज एक्ट 2013 के जो सेक्शंस हैं उन्हें बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, और साथ में डिटेल में SS1 को भी डिस्कस किया जाएगा। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 जो ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने बनाया है, और ये 1 जुलाई से जो एप्लीकेबल हुआ है, मैंडेटरी हुआ है। ठीक है बेटा, तो SS1 को भी डिटेल में डिस्कस मैं करूंगा। आइए अब हम क्या करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड मीटिंग एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दो तरीके से बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। एक तो होगा सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी, और एक होगा UBR, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन यानी इसको बोलते हैं सर्वसम्मति, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति यानी हिंदी में बोलते हैं सर्वसम्मति, यानी सबकी मत लेके, सबकी मत, सर्वसम्मति, सबकी सम्मति लेके, यानी सबकी मर्जी जान के। यूनानिमस, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन यानी क्या बोलेंगे? यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, UBR, राइट। ठीक है, मस्ट बी पास्ड। UBR कहाँ पास करना है? मस्ट बी पास्ड वेयर लॉ और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। देखो बेटा, कंपनी आपने ऐसे नहीं लिखना जैसे कंपनी, मैं शॉर्ट फॉर्म में कंपनी लिखता हूं, आपने ऐसे एग्जाम में कंपनी नहीं लिखना। ठीक है, आपने पूरा कंपनी लिखना है। आपने कभी भी इस तरह से एग्जाम में कंपनी नहीं लिखना जैसे मैं लिखता हूं। ठीक है, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन यानी मस्ट बी पास वेयर लॉ और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, लॉ और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी expressly requires, expressly requires
और सिंपल मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? वोट कास्ट, वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। यानी मान लीजिए 10 डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट हैं, 10 डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं और 10 में से 6 कहते हैं हाँ, फेवर में कितने हैं, पक्ष में कितने हैं, 6, और विपक्ष में कितने हैं, 4। तो हम क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे सिंपल मेजोरिटी से, यानी बोर्ड रेजोल्यूशन, यानी मैक्सिमम केसेस में हम सिंपल मेजोरिटी से, यानी सिंपल मेजोरिटी कोई टर्म यूज नहीं किया गया है, ये तो मैं आपको समझाने के पर्पस के लिए कह रहा हूँ। एज सच कोई सिंपल मेजोरिटी या यूबीआर ये कंसेप्ट एक्सप्रेस वर्ड्स यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी नहीं यूज किया गया है। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन तो हो सकता है कहीं यूज किया हो लॉ में, लेकिन मैक्सिमम केसेस में, यानी हर केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट? और यूबीआर हम वहां यूज करेंगे, मेजोरिटी केसेस में हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, और यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मूला हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर लॉ ने एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड किया है। जहां एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड है वहां करेंगे, अदरवाइज हम इसे नहीं करेंगे। तो हम केएमपी की अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, की मैनेजरियल पर्सनल की अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, होल्ड द बोर्ड मीटिंग। तो हमने पहले क्या करना है बेटा? बोर्ड मीटिंग को होल्ड करना है इन कंसिडरेशन विद अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल एंड पास द बोर्ड रेजोल्यूशन कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट। और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, और बोर्ड रेजोल्यूशन में जो कंपनी में और की मैनेजरियल पर्सनल में जो एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, उन सभी एग्रीमेंट पर डायरेक्टर्स की सहमति हमने लेनी है, राइट? तो जो भी कंपनी और केएमपी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखने हैं। सभी जो फैसिलिटीज कंपनी केएमपी को देगा और केएमपी कंपनी के लिए क्या क्या काम करेगा, कितना टाइम डिवोट करेगा अपना, तो वो सब बातें, एग्रीमेंट्स, टर्म्स, कंडीशंस बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखने हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट वहां पर लेनी है। सेकंड पॉइंट है बच्चों इसके अंदर, अ होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी। ठीक है, जो भी होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल होगा शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडरी एट द सेम टाइम। यानी सब्सिडरी कंपनी की एक एग्जम्पशन दी है, ठीक है, अदरवाइज एक सब्सिडरी कंपनी में तो एग्जम्पशन दी है, अगर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में वो की मैनेजरियल पर्सनल है तो वहां एक एग्जम्पशन है, अदरवाइज होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल किसी और कंपनी में होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 6 पॉइंट टोटल करने हैं। तो पहला पॉइंट भी आपके समझ में आया होगा और सेकंड पॉइंट भी आपके समझ में है। थर्ड पॉइंट, अ कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय अ पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। और जहां की मैनेजरियल पर्सनल में मैनेजिंग डायरेक्टर की बात है, वहां ध्यान से आप मेरी बात को सुन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट। ये इंडिविजुअल भी क्वेश्चन इस पे आ सकता है, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट आपने नोट किया है वहां पे ईपीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड पॉइंट आप जहां लिखेंगे वहां पर ईपीक्यू क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। ईपीक्यू, ईपीक्यू का मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलता हूं कि एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप यहाँ नोट कर लेंगे। शाबाश बेटा। A company may appoint or employ a person as its managing director if he is the managing director or manager of one and of not more than one company and such appointment or employment। यहाँ पे थर्ड पॉइंट को आगे बढ़ने से पहले, थर्ड पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर के बारे में थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर दूं, ठीक है बेटा। तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को संभालता है। जो पर्सन कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को संभाले उसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर वो पर्सन डायरेक्टर है तो उसे मैनेजिंग डायरेक्टर कहेंगे। अगर वो पर्सन कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करे लेकिन वो पर्सन डायरेक्टर ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैनेजर बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ मैनेजर मींस कंपनी मैनेजर है, यहाँ पे मैनेजर मींस फंक्शनल मैनेजर नहीं है। किसी भी कंपनी के जो कोर फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स,
तो वो वाले मैनेजर्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर हमने मैनेजर वर्ड यूज किया है तो मैनेजर शब्द से मतलब फंक्शनल मैनेजमेंट मैनेजर से नहीं है। मैनेजर इसका मतलब वो लीगल टर्म है एक, जो मैनेजर का बात हम कर रहे हैं वो एक लॉ में जो मैनेजर को कंटेम्पलेट किया गया है, यानी जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करता है उसे हम कहते हैं क्या, मैनेजर। तो कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय अ पर्सन as its managing director if he is the managing director or manager of one and of not more than one other company, and such appointment or employment is made or approved by the resolution passed at a meeting of the board with the consent of all the directors। देखो यहाँ पे यूबीआर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ ला ने एक्सप्रेसली बोल दिया कि इस केस में आपने यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। तो मैंने बताया ना कि बोर्ड रेजोल्यूशन दो तरीके से पास होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन दो तरीके से पास होता है, या तो सिंपल मेजोरिटी से होगा या यूबीआर से होगा। यूबीआर आपने कहाँ पास करना है? यूबीआर आपने वहां पास करना है जहां पे इसकी एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपने ये यूबीआर आपने पास नहीं करना है। तो कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय a person as its managing director if he is the managing director or manager of one and of not more than one। यानी हमारा जो एमडी जिसे हम बना रहे हैं, अगर वो एक से ज्यादा कंपनी में एमडी है, वो ऑलरेडी 2 कंपनीज में एमडी है, तो हमारी कंपनी में एमडी अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर वो किसी भी कंपनी में एमडी नहीं है तो एमडी हमारी कंपनी में बन सकता है। सुन लीजिए बेटा, डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। हम प्रपोज जो भी केएमपी है, अगर हम उसे एमडी की पोस्ट देने लगे हैं तो एमडी केएमपी में कौन कौन से ऑफिसर आते हैं, एक बारी दोबारा से मैं वो सभी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो शुरू की स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो आप ध्यान से नोट कर लीजिए, इसमें एमडी हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकता है। तो अगर आप केएमपी के अपॉइंट कर रहे हैं और केएमपी की अपॉइंटमेंट केएमपी में भी आप एमडी की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर वो एमडी एक कंपनी किसी भी कंपनी में अभी एमडी या मैनेजर नहीं है, वो पर्सन किसी भी कंपनी में एमडी नहीं है, वो पर्सन किसी भी कंपनी में मैनेजर नहीं है, तो हमारी कंपनी में वो एमडी अपॉइंट हो सकता है। नंबर एक बात सुन लीजिए ध्यान से, अगर वो पर्सन दो कंपनी में, अगर वो पर्सन, सुन लीजिए दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये इंडिविजुअल पॉइंट 4 नंबर आपको दिला सकता है। अगर कोई पर्सन किसी भी कंपनी में एमडी नहीं है तो हमारी कंपनी में एमडी अपॉइंट हो सकता है। अगर एक पर्सन ऑलरेडी एक कंपनी में एमडी है, हमारी कंपनी में अपॉइंट एमडी हो सकता है। अगर एक पर्सन 2 कंपनी में एमडी ऑलरेडी है तो वो हमारी कंपनी में अपॉइंट एमडी नहीं हो सकता। ऐसे पर्सन को आप केएमपी अपॉइंट नहीं कर सकते। और अगर एमडी अपॉइंट करने जा रहे हैं तो फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी आप बोर्ड मीटिंग करेंगे, तो बोर्ड मीटिंग में यूबीआर पास करना है, यानी यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है, यानी ये रिजोल्यूशन आपने सर्वसम्मति से पास करना है। सर्वसम्मति से पास करना है मतलब एक भी डायरेक्टर, मान लीजिए 10 डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट हैं, तो एक भी डायरेक्टर रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट नहीं करेगा। अगर एक भी डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट डाल दिया तो अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, रिजोल्यूशन फेल हो जाएगा। रिजोल्यूशन फेल हो जाएगा तो अपॉइंटमेंट आप नहीं कर पाएंगे। और शाबाश, आपने ध्यान से थर्ड पॉइंट को एक बार आपने रीड कर लीजिए मेरे साथ बेटा। मैं थर्ड पॉइंट को रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी डाउट है, फोन नंबर है बेटा मेरे पास। आई लिव फॉर माई स्टूडेंट, आई एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड फॉर माई स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, स्टूडेंट्स मेरी जान है, और स्टूडेंट्स के लिए मैं अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप भी बेटा मुझसे कोऑपरेट कीजिए, और जैसे मैं आपको डायरेक्शन दूं वैसे आपने उसी डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, एंड यू आर इन वेरी सेफ हैंड्स। आपको बेटा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लॉ पढ़ते हुए, कॉर्पोरेट अलाइड लॉज पढ़ते हुए। ठीक है, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। अ कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय अ पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी एक पर्सन को एमडी बना सकती है। ठीक है, इफ ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन एंड ऑफ नॉट मोर देन वन other company, and such appointment or employment is made or approved by a resolution passed at the meeting of the board with the consent of
with the consent of all the directors present at the meeting, and of which meeting and the resolution to be moved thereat, specific notice has been given to all the directors then in India. तो जितने भी इंडिया में डायरेक्टर्स थे उन्हें स्पेसिफिक नोटिस दे दिया, भैया आप मीटिंग में आ जाइए। क्योंकि मीटिंग में क्यों आना है? क्योंकि इस मीटिंग में एमडी की अपॉइंटमेंट होने जा रही है, तो इसलिए मीटिंग में आपने आ जाना है। स्पेसिफिक नोटिस जरूर देना है। स्पेसिफिक नोटिस देना है कि भाई ये जो बोर्ड मीटिंग में मुद्दा जो कंसिडर होने वाला है वो मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होने वाली है। नंबर 4 पॉइंट है ऑन वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ होल टाइम की मैनेजरल पर्सनल। जब भी कोई भी की मैनेजरल पर्सनल ऑफिस वेकेट करेगा, द रिजल्टिंग वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड एट मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 महीने के अंदर आपने वो वैकेंसी फिल कर लेनी है। इस बात को मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। नंबर 4th पॉइंट। नंबर 5th पॉइंट इज फाइल विद द रजिस्ट्रार द फॉर्म MGT 14 and a return of appointment of managing director, whole time director or manager in form MR1। तो MGT 14 से आपने वो रजिस्टर करवाना है आरओसी के पास। जो भी अपॉइंटमेंट फाइल विद द रजिस्ट्रार फॉर्म MGT 14, आपने एमडी की मैनेजर पर्सनल की अपॉइंटमेंट की है तो MGT 14 आपने फाइल करना है और साथ में एक रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। एंड रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इन फॉर्म MR1 और MGT 14 आपने यहाँ याद रखना है। फाइल DIR 12 along with the fee prescribed in company's registration of office and fees rules 2014। और साथ में फाइल क्या करना है? फॉर्म 12 भी आपने फाइल करना है। चलिए सर, आपके इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया है बेटा। आइए हम आगे बढ़ेंगे बेटा, शाबाश, हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम डायरेक्टर्स का मीनिंग आज की क्लास में यहाँ से बेटा डायरेक्टर्स की शुरुआत हो रही है। आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। तो KMP की शुरुआत में हमने KMP का मीनिंग पढ़ा, KMP में कौन कौन लोग आएंगे ये हमने देखा। तो यहाँ से हम डायरेक्टर्स की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल को हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। यानी कंपनी में हम कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बड़े लेवल की, बड़े स्केल की कंपनी की बात करते हैं तो कुछ लोग कंपनी को एंटरप्रेन्योर स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो कंपनी मींस टीम। तो इस टीम में कंपनी के अंदर कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। आप जानते हैं कंपनी का मतलब। तो कंपनी में जो ये लोग आएंगे, राइट, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और एंटरप्रेन्योर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग एंटरप्रेन्योर स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे तो शाबाश, तो उन्हें हम बोल रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टर्स, राइट। और जो लोग कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे उन्हें हम बोल रहे हैं यहाँ पर शेयर होल्डर्स। तो इस कंसेप्ट को, तो ये दोनों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पर ये इकट्ठा हुए हैं उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं कंपनी। अब जैसे पुराने समय में जब हम ज्यादा कॉर्पोरेट कल्चर ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था तो हम क्या सोचते थे कि मेरे पास एंटरप्रेन्योर स्किल है, मेरे पास पैसा है तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ। मेरे पास एंटरप्रेन्योर स्किल है लेकिन पैसा नहीं है तो मुझे बिजनेस करने के बारे में भूल जाना चाहिए। मेरे पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, एंटरप्रेन्योर स्किल नहीं है तो मुझे बिजनेस करने के लिए भूल जाना चाहिए। नहीं, अब कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर स्किल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल आप दो लोगों को इकट्ठा कर दीजिए जो आपको कैपिटल प्रोवाइड करा सके और जो आपको एंटरप्रेन्योर स्किल प्रोवाइड करा सके। जो लोग कैपिटल प्रोवाइड करा रहे हैं उन्हें तो हम कह रहे हैं क्या, शेयर होल्डर्स। और जो लोग एंटरप्रेन्योर स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स के पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है कंपनी का। तो यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए बात, जो मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, ये बड़ी पावरफुल लाइन सेंटेंस मैंने यूज किया कि डायरेक्टर्स के पास कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल है। यानी कंपनी को अल्टीमेटली कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं? कंपनी को अल्टीमेटली डायरेक्टर्स लोग कंट्रोल कर रहे हैं।
द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ अ कंपनी वेस्ट इन अ टीम ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, राइट। तो जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है यानी सबसे पावरफुल, यानी हम कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए तो सबसे पावरफुल जो अथॉरिटी है वो क्या है, एक टीम है, एक टीम है, ठीक है सर। यानी टीम मतलब क्या, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ग्रुप है, टीम है, टीम ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिविजुअल डायरेक्टर की बात नहीं करी, टीम ऑफ डायरेक्टर्स की बात करी, कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी जो डायरेक्टर्स हैं इंडिविजुअली इनको बोलें, डायरेक्टर्स को हम इंडिविजुअल लेवल पे हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, राइट। इंडिविजुअल अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टर्स हैं भाई, ठीक है। और कलेक्टिव लेवल पर हम इन्हें संबोधित करेंगे, इन्हें पुकारेंगे कलेक्टिवली। तो कलेक्टिवली क्या लोग हैं ये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे इन्हें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है बेटा। ऑल्दो द बोर्ड कंप्राइजेस इंडिविजुअल डायरेक्टर्स, बोर्ड कंप्राइजेस इंडिविजुअल डायरेक्टर्स, ध्यान देना, ओनली इंडिविजुअल कुड बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स, यानी आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द, इस पॉइंट पे डिटेल में बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां सुन लीजिए, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन से होता है, ओनली अ नेचुरल पर्सन कुड बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकती है, आप केवल इंडिविजुअल पर्सन को ही डायरेक्टर बना सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। Yet the actions and deeds of individual director cannot bind the company. Yet the actions of deeds of individual director, यानी जो पावर सेंटर दिया है, जो पावर दी है, जो अथॉरिटी को डायरेक्टर्स अपने काम से कंपनी को बाइंड कर सकते हैं, यानी कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर इफ दे टेक डिसीजंस कलेक्टिवली। सुन लीजिए ध्यान से, इंडिविजुअल डायरेक्टर की इतनी औकात नहीं है कि वो कंपनी को अपने डीड से कंपनी को बाइंड कराए, यानी जैसे हम पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ते थे कि इंडिविजुअल पार्टनर के लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल है, अगर इंडिविजुअल पार्टनर एक गलती करे तो उस गलती के लिए सभी पार्टनर्स जिम्मेदार हैं, लेकिन यहां पर ध्यान से सुन लीजिए, इंडिविजुअल डायरेक्टर के काम के लिए, इंडिविजुअल डायरेक्टर की करतूत के लिए पूरी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जब तक कि वो इंडिविजुअल डायरेक्टर का वो कर्म सभी डायरेक्टर्स से सहमति से नहीं लिया गया। यानी Yet the actions and deeds of individual director cannot bind the company unless a particular director has been specifically authorized. जब तक किसी particular director को specifically directors ने authorize नहीं किया, तब तक एक director को अपने अपने काम से कंपनी को बाइंड नहीं कर सकता। डायरेक्टर अपने काम से कंपनी को बाइंड तभी कर सकता है जब उसके पास सभी डायरेक्टर्स की अथॉरिटी मौजूद है, राइट बेटा। तो डायरेक्टर्स का बेसिक पॉइंट, बेसिक मीनिंग हमने सीखा। आइए बेटा हम आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा, शाबाश। सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म डायरेक्टर। अगर आप डायरेक्टर की मीनिंग खोजने चले हैं, डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ने चले हैं, तो सबसे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 हमें पढ़ लेना चाहिए। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, ऐसा पर्सन जो कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट हुआ है उसे डायरेक्टर्स कहते हैं। दिस क्लियरली इंडिकेट्स एनी पर्सन हु इज नॉट अपॉइंटेड टू द बोर्ड इज नॉट अ डायरेक्टर, यानी जिसे एक्सप्रेसली अपॉइंट किया गया है बोर्ड के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, डायरेक्टर कहेंगे। आप ध्यान से इस बात को नोट कर लेंगे बेटा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 of the companies define the term director means a director appointed to the board of the company. This clearly indicate any person who is not appointed to the board is not a director. सेम टाइम सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, और उसी टाइम पर हम दोनों डेफिनेशंस को मिला के पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, राइट। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 रीड विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 says board of directors और board in relation to a company means collective body of the directors of the company, ठीक है। तो इन दोनों डेफिनेशंस को मिला के हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब तक किसी पर्सन को अपॉइंट ना किया हो तो वो डायरेक्टर नहीं कहलाया जाएगा, और कलेक्टिवली उन्हें क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 2 34 2 सबसेक्शन 34
section 2 subsection 34 and section 2 subsection 10, शाबाश, चैप्टर 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसके ऊपर स्पेसिफिकली प्रोविजंस कंटेन करता है। चैप्टर 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट, डील्स विद द डायरेक्टर्स। तो चैप्टर 13 में हम क्या पढ़ेंगे? पावर्स, राइट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी पावर्स क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है। इसके लिए हमें चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ध्यान से पढ़ना होगा। आइए एक बारी यहाँ पर सेक्शन 179 सब सेक्शन 1 को भी रेफर करना चाहता हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। सेक्शन 1 सब सेक्शन 79 स्टेट्स दैट the board directors of a company shall be entitled to exercise all powers and to do all acts and things। मैं क्यों कह रहा हूं कि डायरेक्टर्स सुप्रीम बीइंग है, राइट, कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है? शाबाश, डायरेक्टर्स के पास है। तो इसके लिए सेक्शन 179 सब सेक्शन 1 मैं आपको अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए एक रेफरेंस दे रहा हूं, जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में भी यहां ऊपर कहा कि डायरेक्टर्स आर सुप्रीम बीइंग, डायरेक्टर्स के पास कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल है। Section 179 subsection 1 states that board of directors of a company shall be entitled to exercise all powers and to do all acts and things as the company is authorized to exercise and do. The board shall be subject to the restrictions imposed under this act or in the memorandum or articles or any regulations of the company. Board shall not exercise any power which is required to be exercised by the company in the general meeting. शाबाश बेटा, सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 अगर आप समझ गए, अगर आप कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं, कंपनी की डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 आपने नहीं पढ़ा तो आपकी अप्रोच सही नहीं है बेटा। तो आपकी अप्रोच सही कब मानी जाएगी? अगर आप सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 अच्छे से पढ़ के चलते हैं। स्टेट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड टू डू ऑल एक्ट एंड थिंग्स, यानी वट एवर अ कंपनी कैन डू, whatever a company can do, directors can do that। लेकिन डायरेक्टर्स को की पावर के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेंगे। तो डायरेक्टर्स की पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कहां दी गई हैं? तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां दी गई हैं? आप ध्यान से इस बात को नोट कर लेंगे बेटा। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड आप ध्यान से नोट करेंगे बेटा। रिस्ट्रिक्शन on the powers of board, restrictions on the power of board कहां दी गई हैं बेटा? नंबर एक चीज एक्ट के अंदर दी गई हैं, ठीक है। नंबर दूसरी चीज, ठीक है, रेगुलेशंस मेड अंडर द एक्ट, एक्ट के अंदर एंड रेगुलेशंस मेड अंडर द एक्ट, मेड अंडर द एक्ट, यानी एक्ट पावर को, डायरेक्टर्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डायरेक्टर्स के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जहां पे एक्ट एमओए या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि पर्टिकुलर एक्ट, राइट, पर्टिकुलर एक्ट, कोई पर्टिकुलर एक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, ठीक है, बाय द डायरेक्टर्स विद अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स, अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग, तो वहां पर डायरेक्टर्स को अपने लेवल पर डिसीजन नहीं लेना है। आप ध्यान से सुन लीजिए बेटा, सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए। सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड, राइट, Section 179 subsection 1 states that board of directors of a company shall be entitled to exercise all powers and to do all acts and things as the company is authorized to exercise and do. The board shall be subject to restrictions imposed under the act
or in memorandum or articles of the any regulation of the company, board shall not exercise any power which is required to be exercised by the company in the general meeting. तो बोर्ड वो काम नहीं करेगी, बोर्ड वो डिसीजन नहीं लेगा जिस डिसीजन को कंपनी के एक्ट ने या किसी रेगुलेशन ने या किसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने या किसी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल ने ये कहा है कि ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स लेंगे, तो वो डिसीजन डायरेक्टर्स ने अकेले अपने दम पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं लेना है. इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग द टर्म डायरेक्टर्स में बी डिफाइंड एज इंडिविजुअल. डायरेक्टर्स मतलब कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं. हु कलेक्टिवली एज अ टीम नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इंडिविजुअल लेवल पर हम उन्हें डायरेक्टर्स बोलते हैं और कलेक्टिव लेवल पर हम उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं. डायरेक्ट कंट्रोल एंड मैनेज द बिजनेस एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्सरसाइजेस पावर्स ऑफ द company. A director is a person appointed to perform the duties and functions of the directors of a company in accordance with the provisions of the Companies Act 2013. तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन को मैं कंक्लूड करूंगा. आज का ये सेशन बड़ा ही हाई पावर सेशन था और इसमें से आपने बहुत सारी बातें कंपनी के बारे में सीखी. आइए मैं आपको फटाफट आज के इस सेशन में हमने क्या पढ़ा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं बेटा एक बारी. आइए बेटा हम एक बार रिवीजन कर लें. हमने केएमपी के बारे के लिए सेक्शन 203 देखा, केएमपी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं ये सब देखा, किस कंपनी को केएमपी की अपॉइंटमेंट करनी जरूरी होती है और किन कंपनी को जरूरी नहीं होती. लिस्टेड कंपनी है अगर आप तो केएमपी की अपॉइंटमेंट आप करेंगे. अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीस या और मोर है तो आप केएमपी की अपॉइंटमेंट आप करेंगे. फिर हमने बेटा ये सीखा इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड और शाबाश ठीक है बेटा. चेयरपर्सन कौन, अगर आप किसी को चेयरपर्सन अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है ये आपने बात ध्यान से सीखी बेटा. राइट. अगर मल्टीपल कंपनी बिजनेस करती है तो कैसे वो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कर सकती है ये आपने पॉइंट ध्यान से सुना. राइट बेटा. अगर वैकेंसी हो जाती है केएमपी के अंदर तो 6 मंथ्स में आप उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं. ठीक है. अगर कंपनी या केएमपी से जुड़ी हुई बातों को डिफॉल्ट करेगी तो बेटा वहां पर फाइन लगेगा कंपनी के ऊपर अलग से और केएमपी के ऊपर अलग से. फाइन के बारे में हम पेनल्टीज के बारे में बाद में चर्चा करेंगे बेटा, कितना फाइन लगेगा बाद में उसके ऊपर हम आएंगे अगले सेशन में या आने वाले कमिंग सेशंस में पेनल्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. डायरेक्टर्स कौन होता है बेटा? इंडिविजुअली हम डायरेक्टर्स कहते हैं. सुप्रीम अथॉरिटी होती है कंपनी को, अल्टीमेटली कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल इन लोगों के हाथ में होता है. राइट. तो आपने ध्यान से ये बात को समझना है. राइट बेटा. तो ये बात हमने सीखी. सेक्शन 234 और सेक्शन 210 को हमने जिक्र किया बेटा और फिर हमने सेक्शन 179 का जिक्र किया बेटा. सेक्शन 179 में हमने देखा राइट कि शाबाश डायरेक्टर्स की पावर के डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं. अल्टीमेट जो कंट्रोल सुप्रीम अथॉरिटी हमने माना तो कैसे वो सुप्रीम अथॉरिटी है क्योंकि जो काम कंपनी कर सकती है वो काम डायरेक्टर कर सकते हैं और जब डायरेक्टर्स कर रहे होंगे तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी और वो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ होंगी? वो रिस्ट्रिक्शंस होंगी एक्ट के अंदर, एमओए के अंदर और एओए के अंदर. दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच.